बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आज। इसका पार्ट 1 जो था हमने उसमें जो मेन टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है इसमें है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम वैसे डिफाइन करें जनरली तो इसका मतलब ये बनता है कि all the cells in the body need oxygen to for the respiration। तो अगर हम वर्ड टू वर्ड या एज पर कंटेंट की डेफिनेशन करेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब बनता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CH बॉन्ड ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो बॉडी में बनता है उसके अंदर CH बॉन्ड्स बनते हैं। उन CH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके मेन पर्पस क्या है हमारा, एनर्जी रिलीज करना। तो बदले में क्या होगा, CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे और बदले में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम इसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करें, इक्वेशन क्या बनेगी, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, बदले में क्या बनेगा, ATP बनेगी। तो हम हेडिंग दे सकते हैं कोर इक्वेशन। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं उनमें दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जनरली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर हम उसके लिहाज से देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन या एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अकर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एरोबिक के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो डेफिनेशन है जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रोकन डाउन होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फेजेस। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 की बात करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड 3 कार्बन। यानी कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के, और पायरोविक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, यानी 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले फेज 2 में क्या होगा, वही वाला पायरोविक एसिड जो 3 कार्बन वाला था इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। तो रिड्यूस कह सकते हैं, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। तो होगा क्या, जो 3 कार्बन पायरोविक एसिड था वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, और क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, एनर्जी रिलीज हो जाएगी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एनारोबिक के केस में क्या होता है, कुछ CH बॉन्ड, जो ग्लूकोज के कुछ CH बॉन्ड जो होते हैं वो अनब्रोकन रहते हैं। तो ये भी MCQs बन सकता है, इन विच रेस्पिरेशन CH बॉन्ड्स आर अनब्रोकन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ CH बॉन्ड्स अनब्रोकन रहते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे उसी तरह, सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लीडिंग टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। वही इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, कुछ CH बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, अनब्रोकन होंगे। ठीक है, फिर हम टाइप्स की बात करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि फर्मेंटेशन है तो इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो ये होती है बैक्टीरिया एंड यीस्ट की मौजूदगी में। तो आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं इसको फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन के जिम्मेदार हैं। पायरोविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड CO2। यानी कि पायरोविक एसिड बनेगा, पहले ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई, पायरोविक एसिड बन गया। अब पायरोविक एसिड से बैक्टीरिया और यीस्ट की मौजूदगी में क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगी और CO2। लेकिन ये पायरोविक एसिड है 2C3H4O3 पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, 2C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इथाइल अल्कोहल के और साथ CO2 खारिज हो जाएगी। ये था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आसान अल्फाज में पायरोविक एसिड बना, पायरोविक एसिड ब्रेकडाउन हुआ और पायरोविक एसिड से क्या बन गया, अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा तो क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है तो क्या होगा, पायरोविक एसिड से क्या बनेगा,
लैक्टिक एसिड बनेगा। सेम उसी तरह, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है ये हमारे, ये जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के स्केलेटल मसल्स में होती है। स्केलेटल मसल हम किसे कहते हैं? वो मसल जो हड्डी के ऊपर वाला मसल हो और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हिस्सा लो। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान जो मसल्स हमारे पुल होते हैं या कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं वो सारे स्केलेटल मसल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द लैक्टिक एसिड। ये फार्मूला पायरुविक एसिड का, 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे तो बदले में क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे लैक्टिक एसिड के, 2C3H6O3, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है या फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, यूज्ड इन मॉडर्न एनारोब्स। इसमें क्या होते हैं? मॉडर्न एनारोब्स, वो ऑर्गेनिज्म जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एनारोब्स कहेंगे। दूसरा, वाइटल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज इन द ह्यूमन व्हेन ऑक्सीजन इज लिमिटेड। मतलब जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इस दौरान लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा होता है, तो ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है। थर्डली क्या है? इंडस्ट्रियली यूज्ड टू प्रोड्यूस चीज, योगर्ट, ब्रेड एंड ब्रूड प्रोडक्ट। ब्रूड प्रोडक्ट कहते हैं बेवरेजेस से निकला है। जितने भी मशरूबात हैं उन इंडस्ट्री, मशरूबात की जो इंडस्ट्री है, मशरूबात की जो सनत है या ड्रिंक्स वाली है, उसमें भी इसका फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट दी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पहले हमने रेस्पिरेशन के जो थे एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप्स पढ़ ली उसकी। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देयर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। यानी कि ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म में होगा ये वाली रेस्पिरेशन, और यहाँ पे क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। प्रोसेस की बात करेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सप्लीट बाय कंज्यूमिंग 2 ATP yielding 2 ATP and 2 NADH। पहले क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने ब्रेकडाउन होते 2 ATP इस्तेमाल किए और क्या हुआ? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन के दौरान वो कहते हैं 2 ATP एंड 2 NADH। ये लास्ट पे हमने चार्ट बनाया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे कि ये ATP पूरे रेस्पिरेशन के दौरान किस तरह बनते हैं और कितने बनते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये वाले, और पहले 2 ATP से 2 ATP बना, फिर 4 ADP से 4 ATP, और रिएक्शन के दौरान क्या हुआ? 2 पायरुविक एसिड बन गए और ATP और NAD। यहाँ पे ATP और नीचे NADH ये बनेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला चार्ट या ये वाली डायग्राम भी पूछी जा सकती है। तो इसके केस में अब हुआ क्या? यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रही है? 2 ATP बन रहे हैं, 2 NADH बन रहे हैं। ठीक है, अभी आपने इतना याद रखना है, उसमें जाके हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक ही हमारा क्या है? ATP यील्ड आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एक लाइन में ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। यानी क्रेब्स साइकिल का नाम ही साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिनका नाम था हैंस क्रेब। उन्होंने डिस्कवर किया तो नाम रख दिया क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे होता है प्रोसेस क्या होगा? पायरुविक एसिड एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिड क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, वहां से कन्वर्ट होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के बाद एंड पे क्या बन जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये देखें, पायरुविक एसिड था, रिएक्शन के बाद क्या बना? एसिटाइल कोएंजाइम A बना। इसके केस में यहां पर NADH बनते हैं। ये NAD था तो उसने हाइड्रोजन जो है वो ले लेनी है पायरुविक एसिड से, तो बदले में क्या बन जाएगा? NADH बन जाएगा। तो आप इसकी अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कहते हैं रिलीज CO2 एंड ATP एंड एनर्जी रिच कोएंजाइम्स NADH एंड FADH2। यानी क्रेब्स साइकिल के बदले में NADH और FADH2 दोनों प्रोडक्ट बनती है। ये देखिए, यहाँ पे NADH बनेगा, यहाँ पे FADH2 बनेगा, और ये दोनों ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये वाला NADH और ये वाला FADH2, यहाँ पर ये एक NADH और एक FADH2, ये 3 ATP मॉलिक्यूल
देते हैं, यानी कि FADH ब्रेकडाउन होगा और 3 ATP बनेंगे, ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो ये है, लोकेशन क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहला स्टेप था हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा क्रेब्स साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होगा। प्रोसेस की बात करेंगे, NADH2 एंड FADH2 रिलीज हाइड्रोजन आयंस, अब ब्रेक इनटू NAD एंड FAD, ठीक है, यानी कि ये ब्रेकडाउन हो जाएंगे, NADH से NAD बन जाएगा, FADH2 से FAD बन जाएगा, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन प्रोसेस एंड्स ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो गिव एंड टेक वाला प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन एंड होंगे, साथ ही क्या हो जाएंगे, ATP फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2। जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो जो हाइड्रोजन होगी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगी, ठीक है। अब अगर हम यूजेस की बात कर लेते हैं तो इस सारे रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है ये बॉडी में कैसे इस्तेमाल होती है। नंबर 1, मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एनर्जी की हमें पूरा दिन जरूरत रहती है। दूसरा पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी, बॉडी में सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनको मूवमेंट के लिए ATP रिक्वायर्ड होगी, उसी ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होने में ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, तो इन सब के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में इंटरफेज के दौरान एक DNA की कॉपी तैयार की जाती है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो ये DNA रेप्लिकेशन में भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद नंबर 5 है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जो बॉडी में बनती हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो कहीं भी चोट लग जाती है तो हमारी जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन को मैसेज दिया जाता है कि किस मसल ने, किस बॉडी पार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसने रिलैक्स करना है, तो ये इस तरह नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। और लास्ट वाला जी, ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको भी बॉडी से निकालने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2-3 यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी यूज बजट, या बॉडी में एनर्जी क्या 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 इस्तेमालात हैं उनके यूजेस लिखें। तो लास्ट टॉपिक है जी हमारा ATP यील्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 चार्ट बने हुए हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, और दूसरा एक चार्ट है जिसमें डिफरेंस दिया हुआ है। ये दोनों चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी एक क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूं, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट हम डिस्कस करने लगे हैं, कितने प्रोड्यूस होते हैं ATP, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं। क्यों, ये देखो, ये था ग्लाइकोलाइसिस, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उस यहां तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोबिक एसिड बनता है, तो अगली ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती नहीं है, इस वजह से उसमें सिर्फ 2 ATP ही बनेंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में टोटल 36 ATP बनेंगे। किस तरह बनते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरोबिक एसिड में। इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को ब्रेकडाउन होने के लिए 2 ATP चाहिए होते हैं। जैसे ही पायरोबिक एसिड बनेगा तो डायरेक्ट 2 ATP प्रोड्यूस भी हो जाएंगे और साथ 2 NADH भी बनेंगे। और यहां पर जो एक NADH है ये 2 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, ये याद रखना आपने। ग्लाइकोलाइसिस का NADH, एक NADH कितने दे रहा है, 2 ATP दे रहा है, तो 2 to the 4, तो बदले में क्या होगा 4 ATP। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे 6 ATP टोटल बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 6 ATP यहां पर हमारे प्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है जी, पायरोबिक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है तो इसमें बड़ा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह सकते हैं इसको, क्रेब्स साइकिल, और ये वही दोनों प्रोसेस हैं। और ये दोनों प्रोसेस कहां पे हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये वाले ATP प्रोड्यूस नहीं होते। यहां पर 2 NADH बन जाएंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जितने भी NADH बनेंगे
ठीक है, NADH भी और FADH भी, ये क्या करेंगे, इन्होंने तीन तीन ATP देने हैं, यानी कि अगर एक NADH 3 देता है 3 to the 6, तो यहाँ पर 6 ATP बन जाएंगे। इसी तरह आगे जब क्रेब्स साइकिल आएगा तो क्रेब्स साइकिल में सीधे सीधे 2 ATP वैसे ही बन जाएंगे और साथ 6 NADH और 2 FADH2 बनेंगे। यहाँ पे जो 6 NADH है, मैंने अभी बताया कि ग्लाइकोलाइसिस के अलावा जितने भी NADH बनेंगे वो 3-3 यानी कि 3-3 उन्होंने 3-3 ATP देने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा है 3 to the 6 इसने दे दिए, इसी तरह ये 6 मॉलिक्यूल है, 6 3 the 18 ATP क्रेब्स साइकिल में बन गए और FADH2 ने भी उसी तरह 2 देने हैं जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में था। एक FADH ने 2 ATP प्रोड्यूस करने हैं, तो यहाँ पर 2 FADH2 बने हैं 2 to the 4, तो 4 ATP बन जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनेंगे क्योंकि वहां पर जो बाकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की पहले हमने 2 टाइप्स डिस्कस की, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी आगे फिर 2 टाइप्स थी क्योंकि वो फर्मेंटेशन कहलाता है। उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से अल्कोहल बन गए, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन गया। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी। फिर मैकेनिज्म की बात की तो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है उसके 3 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद हमने इसके यूजेस देखे और एंड पे हमने ATP यील्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन या ATP प्रोडक्शन का हमने एनर्जी बजट देखा एरोबिक रेस्पिरेशन केस में। तो ये चैप्टर नंबर 8 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है जो बच्चे ये वाले लेक्चर देख रहे होंगे उनको बहुत पसंद आ रहे होंगे, तो ये आगे फॉरवर्ड भी करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।